समूह में कार्य करते समय लोग अधिक प्रतिस्पर्धी एवं आक्रामक होते हैं। यह दुर्लभ संसाधनों, दोनों ही प्रकार के संसाधनों, भौतिक जैसे भूभाग या क्षेत्र एवं धन एवं सामाजिक जैसे आदर सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रत्याशित असमानता द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। समता व्यक्ति के योगदान के अनुपात में लाभों या प्रतिफलों के वितरण को बताता है। यदि आपका लाभ, आपका योगदान, आपके मित्र का लाभ, आपके मित्र का योगदान। परंतु यदि आप अधिक योगदान करते हैं, कम लाभ पाते हैं, तो आपके उत्तेजित या शोषित होने की संभावना अधिक है। समूह के बीच द्वंद्व अनेक सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये प्रक्रियाएं प्रत्येक पक्ष के आधार को दृढ़ बनाती है, जिसके कारण अंतरसमूह ध्रुवीकरण की उत्पत्ति होती है। इसकी परिणति समान मानसिकता या विचारधारा वाले पक्षों द्वारा गठबंधन निर्माण के रूप में हो सकती है, जिसके कारण दोनों पक्षों में आशंका की वृद्धि होती है, जो मिथ्या धारणा एवं पूर्वाग्रही व्याख्या और गुणारोपण में परिणत होती है। इसके परिणामस्वरूप द्वंद्व बढ़ जाता है। वर्तमान समाज अनेक अंतःसमूह द्वंद्वों से घिरा हुआ है। ये द्वंद्व जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि से संबंधित है। गार्डनर मर्फी ने इन द माइंड्स ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखी। अधिकांश द्वंद्व के मन से प्रारंभ होते हैं और इसके बाद वे बाहर आते हैं। इस प्रकार के द्वंद्वों की व्याख्या संरचनात्मक, सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्तरों पर की जाती है। संरचनात्मक दशाओं के अंतर्गत निर्धनता की ऊंची दर, आर्थिक और सामाजिक स्थिरीकरण, असमानता, सीमित राजनीतिक और सामाजिक अवसर आदि निहित होते हैं। समूह स्तर के कारकों पर किए गए शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामाजिक अनन्यता संसाधनों के समूह के बीच होने वाली यथार्थवादी द्वंद्व तथा समूह के बीच असमान शक्ति संबंध द्वंद्व में वृद्धि करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर विश्वास, पूर्वाग्रही अभिवृत्तियों एवं व्यक्तित्व की विशेषताओं महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। यह पाया गया कि व्यक्ति स्तर पर हिंसा क्रमिक रूप से अग्रसर होती है। बहुत ही छोटी बातें जिनका प्रारंभ में कोई महत्व नहीं है, जैसे दूसरे समूह को अपशब्द कहना, वे ऐसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की ओर ले जाता है जो भविष्य में विध्वंसकारी गतिविधियों को संभव बनाती हैं। ड्यूश ने अंतःसमूह द्वंद्व के निम्नलिखित परिणतियों की पहचान की। समूह के बीच संप्रेषण खराब हो जाता है। समूह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, जिसके कारण संप्रेषण भंग हो जाता है। यह एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करते हैं। समूह अपने मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर देखना प्रारंभ कर देते हैं और अपने व्यवहार को उचित और दूसरे के व्यवहार को अनुचित मानने लगते हैं। प्रत्येक पक्ष अपनी शक्ति और वैधता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ छोटे छोटे मुद्दों से बहुत बड़े मुद्दों की ओर जाते हुए द्वंद्व बढ़ने लगता है। एक बार जब द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है तो अनेक दूसरे कारक द्वंद्व को बढ़ाने लगते हैं। अतः समूह मत का दृढ़ीकरण, बाह्य समूह की ओर निर्देशित सुस्पष्ट धमकी, प्रत्येक समूह की अधिकाधिक बदला लेने की प्रवृत्ति, दूसरे पक्षों के किसी एक पक्ष का निर्णय द्वंद्व में वृद्धि उत्पन्न करता है। द्वंद्व समाधान युक्तियाँ। यदि हम द्वंद्व के कारण को जान लें, इन्हें कम किया जा सकता है। द्वंद्व को कम करने के लिए प्रक्रियाएं हैं जो उनको बढ़ाती हैं, उनको विपरीत किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक युक्तियों को सुझाया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण। शेरिफ के अध्ययन, जिसे सहयोग प्रतिस्पर्धा के खंड में पहले बताया जा चुका है, यह प्रदर्शित किया कि उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम किया जा सकता है। उच्च कोटि लक्ष्य दोनों ही पक्षों के लिए परस्पर हितकारी होता है, अतः दोनों ही समूह सहयोगी रूप से कार्य करते हैं। प्रत्यक्षण में परिवर्तन करना। अनुनय, शैक्षिक तथा मीडिया अपील और समूह का समाज में भिन्न रूप से निरूपण इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्षण एवं प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करने के द्वारा द्वंद्व में कमी लाई जा सकती है। प्रारंभ से ही दूसरों के प्रति सहानुभूति को प्रोत्साहित करना सिखाया जाना चाहिए। अंतरसमूह संपर्क को बढ़ाना। समूह के बीच संपर्क को बढ़ाने से भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। सामुदायिक परियोजनाओं और गतिविधियों के द्वारा द्वंद्व से उलझे समूहों को तटस्थ मुद्दों या विचारों में संलग्न करा के द्वंद्व को कम किया जा सकता है। इनमें समूहों को एक साथ लाने की योजना होती है, जिससे वे एक दूसरे की विचारधाराओं को अधिक अच्छी तरह से समझने योग्य हो जाएं, परंतु संपर्क के सफल होने के लिए उनको बनाए रखना आवश्यक है, कि जिसका अर्थ है संपर्कों का समर्थन एक समय अवधि तक किया जाना चाहिए। समूह की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। समूह की सीमाओं का पुनर्निर्धारण को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरी प्रविधि के रूप में सुझाया गया है। यह एक ऐसी दशाओं को उत्पन्न करके किया जाता है जिसमें समूह की सीमाओं को परिभाषित किया जा सकता है और समूह को एक उभयनिष्ठ समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। समझौता वार्ता। समझौता वार्ता निगोशिएशन एवं किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के द्वारा भी द्वंद्व का समाधान किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी समूह द्वंद्व का समाधान परस्पर स्वीकार्य हल को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए समझ एवं विश्वास की आवश्यकता होती है।
समझौता वार्ता पारस्परिक संप्रेषण को कहते हैं, जिससे ऐसी स्थितियाँ जिसमें द्वंद्व होता है उसमें किसी समझौता या सहमति पर पहुंचा जाता है। कभी कभी समझौता वार्ता के माध्यम से द्वंद्व को दूर करना कठिन होता है। ऐसे समय में तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता मेडिएशन अथवा विवाचन आर्बिट्रेशन की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता करने वाले दोनों पक्षों को प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी बहस को केंद्रित करने एवं एक स्वैच्छिक समझौते तक पहुंचने में सहायता करते हैं। विवेचन में तृतीय पक्ष को दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक निर्णय देने का प्राधिकार होता है। संरचनात्मक समाधान। न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण करके भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। न्याय पर किए गए शोध में न्याय के अनेक सिद्धांतों की खोज की गई। इनमें से कुछ हैं: समानता, सभी को समान रूप से विनिधान करना; आवश्यकताओं के आधार पर विनिधान करना; तथा समता, सदस्यों के योगदान के आधार पर विनिधान करना; दूसरे समूह के मानकों का आदर करना; भारत जैसे विविध समाज में विभिन्न सामाजिक संजातीय समूहों के प्रबल मानकों का आदर करना एवं उनकी प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है। यह देखा गया है कि विभिन्न समूहों के बीच होने वाले अनेक सांप्रदायिक दंगे इस प्रकार की असंवेदनशीलता के कारण ही हुए हैं। प्रमुख पद सारांश। समीक्षात्मक प्रश्न।